दोस्तों स्वागत है आपका पीआर पब्लिकेशन में। दोस्तों पीआर पब्लिकेशन उत्तराखंड सीरीज़ में हमने उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी, जिसमें उसमें हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को कंप्लीट किया। उसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन की नींव कैसे पड़ती है, किस तरीके से वो प्रशासन चलता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय स्वशासन क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम स्थानीय स्वशासन को जान लेते हैं। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन उसे कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देते हैं। मतलब सत्ता को क्या कर देते हैं दोस्तों, बाँट देते हैं। मतलब छोटे-छोटे हिस्सों में। छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटने का मतलब है, जैसे दोस्तों अभी वर्तमान में क्या है, केंद्र की अपनी सरकार चलती है। उसके बाद किसकी आती है दोस्तों, राज्य की अपनी सरकार आती है। फिर दोस्तों उस राज्य में भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी क्या है दोस्तों, अपनी इस अलग से स्थानीय व्यवस्था दी गई है। तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों हम, सत्ता का विकेंद्रीकरण। और उसमें जो सबसे छोटी इकाई है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर क्या चल रहा है दोस्तों, स्वशासन चल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्थानीय स्वशासन में क्या है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन में जो हमारा, अगर हम इतिहास देखेंगे तो उसमें मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य काल में भी हम स्थानीय स्वशासन की नींव को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य था, चोल साम्राज्य, उसकी जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है वो सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि किस राज्य की स्थानीय स्वशासन, जो कौन सा साम्राज्य था जिसकी स्थानीय स्वशासन जो था उनकी विशेषता थी, तो कौन था वो साम्राज्य दोस्तों, तो चोल साम्राज्य था। चोल साम्राज्य कहाँ स्थित है दोस्तों, जो था उस वक्त तमिलनाडु में स्थित था ये चोल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी क्या करी दोस्तों, आधुनिक जो स्थानीय स्वशासन है वो चलाया। तो इसकी जो शुरुआत की गई है दोस्तों, तो स्थानीय स्वशासन का जो जन्मदाता माना जाता है वो किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन दोस्तों, इसको स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। इसने ही भारत में जो आधुनिक स्वशासन है उसकी नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं, कुछ मेन फैक्ट हैं। दोस्तों अगर मैं भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करूं तो उसमें भी स्थानीय स्वशासन को क्या किया गया है दोस्तों, राज्य का विषय घोषित किया गया था। और दोस्तों भारत शासन अधिनियम को अगर आप जानते होंगे, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो हमारा वर्तमान संविधान है उसमें से 250 से अधिक अनुच्छेद लिए गए हैं दोस्तों। तो अब भारत संविधान, जो भारत शासन अधिनियम है 1935, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। और वर्तमान जब संविधान बना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कब बना हमारा संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को जब ये बन गया था, तो तब दोस्तों जो हमारा स्थानीय स्वशासन था उसको, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, उसमें अनुच्छेद 40 में रखा था दोस्तों। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना है आपको, अनुच्छेद 40 में था, जिसमें हमारा क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई थी। तो दोस्तों यह नीति निर्देशक तत्वों में था, तो यह जरूरी नहीं था कि जो राज्य है वो इसको गठित भी करें या ना करें, वो उसकी इच्छा होती है नीति निर्देशक तत्वों की। तो दोस्तों, तो जो ये हमारा स्थानीय स्वशासन था, ये नीति निर्देशक तत्व में होने के कारण जो राज्य सरकारें थी वो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तो उसके बाद जो हमारे उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया दोस्तों, 2 अक्टूबर 1952, ये डेट याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1952 को जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, संपूर्ण देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत की, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की दोस्तों। लेकिन क्या हो गया दोस्तों, ये कार्यक्रम फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई क्या नहीं मिल रहा था दोस्तों, एक तो प्रशासनिक अधिकार और वित्त के अभाव के कारण ये कार्यक्रम फेल हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1957 में, ठीक है दोस्तों, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बैठी, बलवंत राय मेहता कमेटी, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने स्थानीय स्वशासन को त्रिस्तरीय बनाने की मांग की। मतलब कि जिला में, ब्लॉक में और ग्रामीण स्तर पर, इस तरीके से इन्होंने क्या करी, 3 स्तरीय बनाने की बात की गई थी। जिसमें क्या कहते हैं दोस्तों, इनकी बातों को स्वीकार भी किया गया था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इनकी बात को जो थी, ये 12 जनवरी 1958, आप याद रखेंगे, 12 जनवरी 1958 को एनडीसी, जो हमारा क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, इसने क्या करी, मंजूरी दी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमारा जो 2 अक्टूबर 1949 59 सॉरी 1959 में दोस्तों क्या हो गया था, राजस्थान के नागौर ज़िले से हमारे पंचायती राज की स्थापना कर दी गई थी, किनके द्वारा, जेएल नेहरू के द्वारा। 2 अक्टूबर 1949 को पंचायती राज की स्थापना जो कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट याद रख।
लेकिन दोस्तों 20 वर्षों तक कोई भी इसमें क्या नहीं देखा गया, परिवर्तन नहीं देखा गया, कोई भी अच्छे परिणाम नहीं आए 20 वर्षों तक। तो उसके बाद क्या बैठी दोस्तों 1977 में, ठीक है दोस्तों, 1977 में अशोक मेहता कमेटी बैठी। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने जो पंचायती राज था इनको द्विस्तरीय बनाने की बात करी। द्विस्तरीय में मतलब क्या था दोस्तों, एक तो हमारा क्या हो गया, इन्होंने कहा जिला और उसके बाद फिर ब्लॉक। इन्होंने पंचायत जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है जिसमें हम ग्रामीण स्तर है उसकी बात नहीं की थी। तो उसके बाद इनकी जो बात थी उनको वहीं नकार दिया गया था। लेकिन दोस्तों 1986 में हमारी LM सिंघवी, ठीक है दोस्तों, 1986 में LM सिंघवी कमेटी बैठी, जिसने क्या करा, फिर से इसको त्रिस्तरीय बनाने की मांग करी और इसको संवैधानिक दर्जे की देने की भी बात करी दोस्तों। और इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय के साथ साथ उनको संवैधानिक दर्जा भी दिलाना चाहिए और गैर दलीय आधार पर शासन चलाने हेतु तो मान्यता प्रदान करनी चाहिए। गैर दलीय के आधार मतलब दोस्तों कि इनका मतलब जो मुख्य जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, इनसे कोई संपर्क ना रहे, स्थानीय रूप से वो क्या करें, अपनी ही पार्टी के रूप में मतलब क्या करें, ग्रामीण का उद्धार करें, वहाँ पे को जो भी कार्य होते हैं विकास से संबंधित वो कार्य करवाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी स्थानीय स्वशासन की बात। इसमें दोस्तों जो मेन फैक्ट याद रखने वो आपको याद रखने की, जो पीके थांगुल कमेटी है ना दोस्तों, 1988 में पीके थांगुल कमेटी बैठी थी, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 1988 में PL थांगुल कमेटी, इस समिति ने क्या कहा था दोस्तों कि जो हमारी जो संघ सरकार है उसी से सीधे पंचायती राज का संबंध होना चाहिए। पंचायती राज का संबंध किससे होना चाहिए दोस्तों, इन्होंने कहा था कि संघ की सरकार से होना चाहिए, ना कि राज्य की सरकार से। तो PL जो हमारी क्या है, पीके थांगुल कमेटी, उन्होंने ये कहा था दोस्तों। ये फैक्ट याद रखना है कि पीके थांगुल कमेटी किस वर्ष से बैठी थी, तो दोस्तों सीधे कहेंगे आप 1988 में। उसके बाद दोस्तों एक हमारी गाडगिल समिति है, वो भी किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो भी हमारी किससे है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। तो ये दो समितियों को आपको याद रखना है। तो दोस्तों जब LM सिंघवी कमेटी बैठी उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या किया गया दोस्तों, जो हमारा स्थानीय स्वशासन है इसको किस में रख दिया गया, अनुसूची 11 में रख दिया गया दोस्तों। और क्या कर दिया गया दोस्तों, अनुसूची 11 में रखने के बाद इसको कानूनी दर्जा मिल गया और यह हमारे संविधान के भाग 9 में स्थापित हो गया दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे। और दोस्तों इसमें कितने से अनुच्छेद 243 से 243A से लेके O तक इसमें क्या जोड़ दिए गए दोस्तों, इसके अनुच्छेद जोड़ दिए गए दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। और इसी आधार पर दोस्तों वहाँ पे वो क्या कर दी, आरक्षण व्यवस्था भी स्थापित कर दी। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इसमें आरक्षण व्यवस्था भी निश्चित कर दी दोस्तों। और उत्तराखंड में महिलाओं को कितना % आरक्षण है दोस्तों यहाँ सीटों में, तो महिलाओं को है 50% आरक्षण दिया गया है दोस्तों। किसमें, जो स्थानीय स्वशासन की जो सीटें होती हैं पंचायती राज की। और यह कब से है दोस्तों, तो 2008 से। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों जो स्थानीय स्वशासन, जो ये हमारा 73वां संविधान संशोधन था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, जो ग्रामवासी थे उनके लिए क्या करना दोस्तों, शक्ति का विकेंद्रीकरण कर उन्हें विकास के मूल प्रशासकों में भागीदार के योग्य बनाना था दोस्तों। ठीक है, उनको भागीदारी बनाना था और वहाँ के जितने भी गाँव हैं और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय भी उनको क्या करना था, प्रदान करना था दोस्तों। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के, उसमें जो स्थानीय स्तर पर जो वहाँ के लोग हैं उनको अधिकार देना, सामाजिक और आर्थिक न्याय भी प्रदान करवाना दोस्तों, ताकि वो क्या हो सके, सेल्फ डिपेंड बन सके। तो दोस्तों जो पंचायती राज के जो प्रमुख हमारे एक्ट हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में दोस्तों अगर हम स्थानीय स्वशासन की बात करें तो 24 अप्रैल 1994 में जब यूपी सरकार में क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन आरंभ हुआ, तो उसी की तर्ज पर जब हमारा उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, तो यहाँ भी उसी के आधार पर दोस्तों यह लागू हो गया था। और उसके बाद सन 2002 में इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके इसको पंचायती राज, यूपी के ही पंचायती राज एक्ट को यथावत अपना लिया गया था, थोड़ा बहुत संशोधन करके दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी जो पंचायती राज था दोस्तों वो भी कितना स्तरीय किया गया, 3 स्तरीय किया गया, जिसमें जिला है,
ब्लॉक है और हमारा ग्राम है, ये तीनों आ जाते हैं। वर्ष 2008 में संविधान संशोधन के द्वारा महिला आरक्षण को 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों, 50% कर दिया। सबसे पहले 50% आरक्षण किस राज्य में हुआ है दोस्तों, तो आप कहेंगे बिहार में, और दूसरे में किस में हुआ है तो दोस्तों उत्तराखंड में। तो महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला स्थानीय स्वशासन की सीटों में, जो ग्राम पंचायत की सीटें होती हैं उनमें, वो दूसरा कौन है राज्य दोस्तों, उत्तराखंड है, और पहला कौन है तो बिहार है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में आरंभ से ही क्या किया गया है, त्रिस्तरीय प्रणाली को लिया गया है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाया गया है, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यही पे को अभी वर्तमान में भी इसी तरीके से जो हमारी पंचायती है वो कार्य करती है, पंचायती राज। ठीक है दोस्तों, हम जिला पंचायत के अलग सदस्य चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख अलग चुनते हैं, उसके अलावा जो ग्राम प्रधान है उसको अलग से चुनते हैं। ठीक है दोस्तों, और यही सारी इकाइयाँ क्या करती हैं, एक के बाद एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करती है दोस्तों। कल से दोस्तों ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जो हमारा क्षेत्र पंचायत है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।